हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम साइक्लोट्रॉन की वर्किंग समझेंगे। साइक्लोट्रॉन इज़ बेसिकली ए पार्टिकल एक्सेलरेटर। चार्ज पार्टिकल को जब हाई वेलोसिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी होती हैं तो हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स में जहाँ पर कि आपको रिक्वायरमेंट होती है हाई एनर्जी पार्टिकल्स की, और यू कैन से हाई वेलोसिटीज़ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। High velocity of charged particles are required in nuclear physics। तो वैसे केसेस में हम साइक्लोट्रॉन को यूज़ करते हैं, और साइक्लोट्रॉन इज यू कैन से पार्टिकल एक्सेलरेटर। मेनली पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है। इसका प्रिंसिपल क्या है आप समझ सकते हैं। मैंने दो फिगर में आपको ये समझाने की कोशिश की है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देयर आर टू डीज। इस तरीके से दो डी हैं, ये D1 और D2 लिखा हुआ है। D1 और D2, ये जो कंडक्टर है इसकी D की शेप होती है। आप देख सकते हैं D की शेप बनी हुई है ऊपर, ये और ये D की शेप है। इस D की शेप के साथ ही इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है। नाउ इसके साथ हम एक हाई ऑसिलेटर लगा देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसको मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये कंडक्टर्स हैं, these conductors are basically in the shape of D, that's why these are called Ds, and a oscillator, high frequency oscillator is applied across these Ds। ये क्या करेगा, ये AC ऑसिलेटर है तो ये इन दोनों Ds की पोलैरिटी को रिवर्स चेंज करता रहेगा। कभी राइट वाले को प्लस करेगा, लेफ्ट वाले को माइनस, फिर लेफ्ट वाला प्लस हो जाएगा, राइट वाला माइनस हो जाएगा। अगर आप इसके साथ DC लगा देते हैं तो DC सोर्स तो क्या करेगा, किसी एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कर देगा, लेकिन AC सोर्स कंटिन्यूसली इनकी पोलैरिटी को चेंज करता रहेगा। अब यहाँ पर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई कर दिया अंदर की तरफ B। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस फिगर के थ्रू कि क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को बीच में, चार्ज पार्टिकल को अगर इसके बीच में रिलीज करें तो इनिशियली बिकॉज एक D पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज डीज दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सेलरेट फ्रॉम वन डी टू अदर। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है शुरू में, तो ये राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा। अब जैसे ये डी के अंदर एंटर करेगा तो इनसाइड डीज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो है, बिकॉज हमें पता है कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इसके अंदर केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इनसाइड दी ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो चार्ज पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से जब एंटर करेगा तो सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू कर देगा। सर्कुलर पाथ में रोटेट करके जब ये यहाँ से वापस आएगा इतने टाइम में, t/2 टाइम में, तो t/2 टाइम में अगर हम पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, तो t/2 टाइम में अगर पोलैरिटी को रिवर्स कर दें तो अगेन अब जब ये गैप से पास होगा तो फिर ये एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होकर जब ये लेफ्ट वाली डी में एंटर करेगा तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी। तो जब भी ये इस गैप से पास हुआ, इस गैप से पास होने में इसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने में जब ये एंटर किया तो अब ये बड़ी रेडियस के सर्कल में मूव करेगा। आपको पता ही है R इक्वल टू क्या होता है, mv/qb। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्पीड से ये मूव कर रहा होगा। तो t/2 टाइम हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है। यही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। सो आफ्टर ईच t/2 टाइम ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा। आफ्टर ईच t/2 टाइम हाफ सर्कल इज कंप्लीटेड। तो अगर हम ऑसिलेटर का टाइम पीरियड, ऑसिलेटर भी हाफ टाइम के बाद क्या कर रहा है, पोलैरिटी को रिवर्स कर दे रहा है। तो ऑसिलेटर का अगर हम टाइम पीरियड और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर और टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, अगर ये दोनों हम इक्वेट कर दें तो इसका मतलब जब भी t/2 टाइम बाद ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, पोलैरिटी अपने आप रिवर्स हो जाएगी t/2 टाइम बाद, और t/2 टाइम बाद पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो हमेशा क्या करेगा, गैप से जब भी पास होगा तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी।
फिर लार्जर रेडियस के सर्कल में मूव करेगा, सर्कल की रेडियस बढ़ेगी लेकिन टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा। फिर t/2 टाइम बाद क्या होगा, t/2 टाइम बाद फिर वापस जब ये गैप से पास होगा तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगा, जब भी गैप से पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सपोर्ट करता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी और फाइनली ये काफ़ी बढ़ी हुई स्पीड के साथ फाइनली यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से पार्टिकल इज कमिंग आउट और यहाँ तक पार्टिकल की स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी होती है। कितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाई जा सकती है इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने डीज की रेडियस कितनी ज़्यादा ली है। आप देख सकते हैं कि मैंने हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सोर्स यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है और हाई स्पीड प्रोटॉन बीम यहाँ से एग्जिट हो रही है। तो दोनों फिगर मैंने आपको दिखाए हैं, एक में मैंने टॉप व्यू आपको दिखाने की कोशिश की है, एक में साइड व्यू दिखाने की कोशिश की है। टॉप व्यू से आपको ये क्लियर हो रहा है कि कैसे ये इसके अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है, साइड व्यू से आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाई दे रहा है किस तरीके से अप्लाई किया गया है। तो फाइनली टी ऑसिलेटर इक्वल टू टी पार्टिकल ये कंडीशन हमें अचीव करनी होती है। तो टी टाइम ऑसिलेटर का कितना हमें ले लेना चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल आपको पता है कितना होता है, टी इक्वल टू 2πm/q इंटू बी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर 2π इंटू एफ ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ले लूँ तो दैट शुड बी इक्वल टू 2π। टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू 1/f होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर अगर आप लेना चाहेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर कितनी आ जाएगी, QB डिवाइडेड बाय 2πm। इज दैट क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर अगर आपको समझ में आ गई तो बस इतनी फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे, पार्टिकल हमेशा एक्सेलरेट होता रहेगा। ये ध्यान रखिए हमें कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनली वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहेंगे तो रेडियस ऑफ डीज आर, अगर मैं रेडियस ऑफ डी ले लूँ तो दैट विल बी इक्वल टू mv/qb। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो पार्टिकल अचीव कर सकता है या वेलोसिटी मैक्सिमम अचीव कर सकता है वी मैक्सिमम कितना होगा, r/qb/m होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर आप देखना चाहेंगे तो हाफ m Vmax² हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू हाफ m r²q²b² डिवाइडेड बाय m², दैट इज r²q²b² डिवाइडेड बाय 2m। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच कैन बी अचीव्ड बाय पार्टिकल एक्सेलरेटर विच इज साइक्लोट्रॉन। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिए कि जब वेलोसिटीज़ बहुत हाई हो जाती हैं, एट वेरी हाई वेलोसिटीज़ relativistic effects come into picture। Effects become prominent। ऐसे केस में आपको पता है कि जो मास होता है पार्टिकल का m इक्वल टू m0/√1 - v²/c²। तो इफ वेलोसिटी जो है ये चेंज होती है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो इसके अकॉर्डिंग मास जो है पार्टिकल का वो चेंज होता चला जाता है। अगर बहुत कम वेलोसिटी है, ज़्यादा नहीं है, तब तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एट वेरी हाई वेलोसिटीज़ ये इफेक्ट प्रोमिनेंट हो जाता है। ऐसे केस में मास चेंज हो जाता है और मास चेंज होने की वजह से फाइन ट्यूनिंग ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर ऑफ, आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर गेट्स डिस्टर्ब। तो एट वेरी हाई वेलोसिटीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है और आपको इस केस में जब भी ये t/2 टाइम बाद वापस आएगा तो फिर पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होगा। तो वेरी हाई वेलोसिटीज़ कैन नॉट बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स। एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान रखनी है कि वेरी लाइट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स are difficult to accelerate बिकॉज उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है वो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ऐसे केस में फॉर लाइट मास एक्सेलरेशन का इसका इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है
तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स आर रिक्वायर्ड एंड दिस मच हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर्स दैट टाइम वर नॉट अवेलेबल, जिसकी ये बहुत पुरानी बात है, अब आजकल जो है वो कम ही यूज़ होता है ये। तो वेरी लाइट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट बिकॉज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स आर रिक्वायर्ड विच इज़ डिफिकल्ट टू अचीव। तो आपको बस ये ध्यान रखना है इस केस में कि पार्टिकल एक्सेलरेटर है साइक्लोट्रॉन, इसमें हम किस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है कि अगर आप बहुत हाई स्पीड अचीव करना चाहेंगे तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स विल कम इनटू पिक्चर, जिसकी वजह से मास चेंज हो जाएगा और फाइन ट्यूनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर विल गेट डिस्टर्ब। और दूसरा, बहुत लाइट पार्टिकल को एक्सेलरेट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं और जिनको कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट और कॉस्टली होता है।